हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्यूरिस सारथी। आज के इस वीडियो में हम डील करेंगे रिगार्डिंग योर एनरोलमेंट फीस। ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा कि अगर आपको सनद लेनी है, ठीक है, इन सिंपल टर्म अगर आपको सनद लेनी है तो सबसे पहले आपको डीडी बनवानी पड़ेगी 25,000 की, 20,000 की, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, तो अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आपको क्या करना पड़ता था, उस तरीके की फीस देनी पड़ती थी। लेकिन अब आपको इतनी फीस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि अब क्या कर दिया, आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग लगा दी कि आप जो है, अगर आप SC ST कैटेगरी के तो आप मात्र 125 रुपए दो, और अगर जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हो तो आप कितने दोगे, मात्र 750 रुपीज। पर ऐसा क्यों? अभी तक यहाँ तक अगर हम आते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रीवियसली जितने भी बच्चे हैं वो 25,000 या 20,000, लेकिन क्या वो बच्चों को भी उनकी फीस रिटर्न मिलेगी? हालांकि ये जो है एनरोलमेंट फीस आपकी बाद में रिटर्न भी कर देते, लेकिन इसके पीछे इतनी कंट्रोवर्सी क्यों, इतनी कंट्रोवर्सी क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि आपको एनरोलमेंट फीस देनी पड़ रही थी। अब देखो, ये जो जजमेंट निकल के आया है, बार काउंसिल कैन नॉट चार्ज एग्जिबिटेड एनरोलमेंट फीस, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये बोलती है कि बार काउंसिल जो है वो किसी भी बच्चे से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीस चार्ज नहीं करेगी, हद से ज्यादा फीस चार्ज नहीं करेगी फॉर दी एनरोलमेंट। क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई लॉ ग्रेजुएट हो, ठीक है, सपोज आप कोई फ्रेशर हो, और आप फ्रेशर, आपने बड़ी मुश्किल से लॉ की पढ़ाई करी, ठीक है, लॉ की पढ़ाई जैसे ही कंप्लीट हुई, आपने सोचा कि मैं तो एडवोकेट बन गया, लेकिन एडवोकेट बनने से पहले आपको क्या देनी पड़ती थी, आपको एग्जाम देनी पड़ती थी, दैट इज योर सनद की एग्जाम। ठीक है, एनरोलमेंट के लिए, तो आपको वहां पे डीडी, तो कोई अगर पर्सन पुअर बैकग्राउंड से आता है या जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं है, तो वो कैसे पे करेगा? उसका तो जो सपना है एडवोकेट बनने का वो अधूरा रह जाता था। तो कुछ ऐसे ही बातों को लेके हमारे एक पिटीशन फाइल करी गई थी, और उस केस का नाम है गौरव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गौरव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, केस का नाम क्या है, गौरव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, रिट पिटीशन नंबर जो है 352, ठीक है, और 2023। ये बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट हम बोल सकते हैं फाइल रिसेंटली, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो फीस है ना वो बिल्कुल आधी से भी आधी, क्योंकि बहुत सारी स्टेट बार काउंसिल अपनी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग फीस चार्ज करती थी। अगर मैं बात करूं ओडिशा की, तो ओडिशा की स्टेट बार काउंसिल की रजिस्ट्रेशन की फीस थी आपकी 44,000। अब 44,000 अगर आप कॉलेज से पास करके आके उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए भी 44,000 दो, और जिसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो वो क्या करेगा, क्या अपना एडवोकेट बनने का सपना छोड़ देगा? तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज निकल के आए थे जिसके रिगार्डिंग ये जो है जजमेंट आया। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बात करूं, बार काउंसिल आपसे क्या करिए इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो कहीं ना कहीं ये हमारा वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट भी है, क्योंकि अगर हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी की बात करें तो यहाँ पे क्या बोलता है, प्रोफेशन ऑफ ट्रेड प्रैक्टिस, आपको कोई भी चीज प्रोहिबिटेड नहीं कर सकती है किसी ऑक्यूपेशन को काम करने, किसी ऑक्यूपेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, प्रोफेशन ऑफ ट्रेड एंड प्रैक्टिस के लिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ठीक है, इन द रिट पिटीशन, जो भी रिट पिटीशन फाइल हुई थी, तो उसमें बेसिकली क्या था, इन रिट पिटीशन फाइल अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट, किसके अगेंस्ट में फाइल करी गई थी, यूनियन गवर्नमेंट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल्स फॉर चार्जिंग द एग्जॉर्बिटेंट एनरोलमेंट फीस। देखो, इसके पहले भी एक बार जो है 5-6 महीने पहले एक जजमेंट आया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बोला था कि आप जितनी भी स्टेट बार काउंसिल है उन पर लुक करो, लेकिन उन्होंने क्या करा, नहीं सुनी। तो फिर इन्होंने बड़ा एक्शन ले लिया, डिक्लेयरिंग द अमाउंट टेकन एज एन आर्बिटरी, और उन्होंने क्या बोला कि जो भी आप अमाउंट इनसे ले रहे हैं वो क्या है, आर्बिटरी है, अनरीजनेबल है और इलीगल है। क्योंकि आप किस हिसाब से ले रहे हो, ना तो आपका एडवोकेट एक्ट ये बोलता है कि आप किसी से 20,000 चार्ज करो, अलग अलग स्टेट अपनी चार्ज करेगा, तो आपको ये जो अमाउंट ले रहे हो ये किस तरीके से रीजनेबल है, आप हमें बताइए। ठीक है, यहाँ पे जो ये फैसला सुनाया गया वो 3 जजेस की बेंच के साथ सुनाया गया। 3 जजेस की बेंच में थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद में जेबी पारदीवाला, जस्टिस जेबी पारदीवाला सर, मनोज मिश्रा सर, ये 3 जजेस की बेंच के साथ जो है यहाँ पे ये फैसला सुनाया गया।
अब अगर हम बात करें तो जजमेंट वाज चार्जिंग एस्ट्रोनॉमिकल, बेसिकली ये जजमेंट आया किस बेसिस पे, बेसिकली ये जजमेंट में जो आपका मेन मुद्दा था वो फीस का मुद्दा था, एस्ट्रोनॉमिकल एनरोलमेंट फीस, एनीथिंग बिटवीन द 15,000 टू ओवर 40,000 वाज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन एंड इक्वल ट्रीटमेंट। इन्होंने क्या बोला कि ये सारी चीजें किसको वायलेट कर रही है, आपके आर्टिकल 19, ठीक है, क्लॉज 1 सब क्लॉज जी को जो है वायलेट कर रही है, क्या कर रही है, वायलेट कर रही है। अब बेसिकली बैकग्राउंड क्या था इस पूरे इशू का, इस पूरे केस का बैकग्राउंड क्या था, देखो द स्टेट बार काउंसिल चार्ज एनरोलमेंट फीस, आप सबको पता है कि हम जब सनद लेते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ती है, तो स्टिपुलेटेड वो कहाँ देके रखी है, आपका 21 clause 1 subclause F of the Advocates Act to admit law graduate on their state role। वो क्या करते हैं कि जितने भी लॉ ग्रेजुएट है जिनको लिटिगेशन की फील्ड में जाना है उनको एडमिट करती है, ठीक है, ऑन देयर स्टेट रोल एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। जब जब वो एनरोलमेंट होता है तो स्टेट बार काउंसिल क्या करती है, ऑल्सो चार्ज वेरियस फीस, तो वो क्या करती है, बहुत सारी फीस को चार्ज करती है इन एडिशन टू द एनरोलमेंट फीस, एनरोलमेंट फीस के साथ साथ, जैसे आइडेंटिटी कास्ट फीस, लाइब्रेरी फंड कंट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन फीस, आइडेंटिटी कार्ड फीस, वेलफेयर फंड, ट्रेनिंग फीस, प्रोसेसिंग फीस, इस तरीके के कई अदर फीस के लिए भी चार्ज की जाती है। तो यहाँ पे मेन मोटो ये है कि अगर किसी ने सिर्फ सनद ली है और अपने आप को स्टेट बार काउंसिल में एनरोल किया, भले ही वो प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप ये चीज बाद में भी तो ले सकते हो ना उनसे, आप ये चीज बाद में भी ले सकते हो, लेकिन आपने वो अभी सिर्फ एनरोल हुआ उसके पहले ही आप उससे ये सारी चीजें उससे ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ राइट तो है, ठीक है। This results a law graduate paying between rupees 50,000 to 40,000 depend on the state bar council is a cumulative fees of the enrollment। तो ये क्या माना गया है कि ये जो है क्या बोला गया, क्यूमुलेटिव फीस एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। तो आप क्या कर रहे हो, सारी क्यूमुलेटिव इकट्ठी फीस एक ही बार में जब स्टेट बार काउंसिल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है, तो ये चीजें गलत है। ये था आपका बैकग्राउंड केस का, ठीक है। अब इशू क्या निकल गया, बेसिकली जो है वो कोर्ट के सामने दो इशू निकल गया है। पहला इशू ये है कि वेदर द एनरोलमेंट फीस जो है, पहला इशू ये है कि जो एनरोलमेंट फीस है, whether the enrollment fees charged under SBC is contravention of 24V of the Advocate Act। ये बोल रहा है कि जो भी एनरोलमेंट फीस चार्ज करती है क्या वो एडवोकेट एक्ट का वायलेशन कर रही है, ठीक है। दूसरा यू वेदर द पेमेंट ऑफ अदर मिसलेनियस फीस कैन बी मेड प्री कंडीशन फॉर एनरोलमेंट, क्या जो आप पेमेंट है एनरोलमेंट फीस के लिए, ठीक है, और अदर मिसलेनियस फीस के लिए, क्या वो प्री कंडीशन है, ठीक है, क्या वो प्री कंडीशन है उस एनरोलमेंट के लिए। तो ये दो इशू जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। तो देखो पहले इशू में तो हमको समझ में आ गया कि हाँ ये वायलेशन कर रहा है एडवोकेट एक्ट को, दूसरी चीज ऐसी कोई प्री कंडीशन नहीं है। ये दोनों ही इश्यूज को यहाँ पे सॉल्व किया गया। एनालिसिस एंड डिसीजन, डिसीजन क्या आया, देखो द कोर्ट नोटेड दैट प्रेजेंटली द एसबीसी चार्ज डिफरेंट फीस। कोर्ट ने ये देखा कि प्रेजेंटली हर एक स्टेट बार काउंसिल जो है अलग अलग तरीके की फीस को चार्ज कर रही है फॉर एडवोकेट एट द टाइम ऑफ एनरोल। मोस्ट ऑफ द एसबीसी चार्ज एनरोलमेंट फीस इन एडिशन टू, लेकिन बहुत सारी स्टेट बार काउंसिल जो है एनरोलमेंट फीस के साथ आपके क्या कर रही है, मिसलेनियस फीस को भी चार्ज कर रही है, आपके मिसलेनियस फीस को भी चार्ज कर रही है। द कोर्ट डेरिव द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो इस जजमेंट में कोर्ट ने क्या करा, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को डेरिव करा इन द रूल मेकिंग पावर। बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आपका जो एडवोकेट एक्ट में फीस दे के रखी है आप उसे फीस को लो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपनी मर्जी से फीस को एक्सटेंड कर रहे हो, जो कि स्टेट बार काउंसिल के पास राइट नहीं है। अगर राइट है, अगर आपको लग रहा है कि एट प्रेजेंट जनरेशन जो एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत है क्योंकि जितनी फीस लिखी है उतनी सफिशिएंट नहीं है, तो क्या करो, आप पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो है इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, इसमें संशोधन, देन आप फीस को एक्सटेंड कर दिए, लेकिन अपनी मर्जी से आप आर्बिट्रेरी रूल तो नहीं चला सकते ना। बस the court derive the following principle concerning the rule making power। कोर्ट जो है वो following principle को derive कर रहा है rule making power के। this under the section 15 under section 15 of Advocate Act the state bar council can exercise rule making power only for the subject matter specified in the। देखो ये बोल रहा है कि स्टेट बार काउंसिल के पास पावर है, रूल मेकिंग पावर भी है, लेकिन किसमें, जो सब्जेक्ट आपके मेंशन करे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ एडवोकेट एक्ट में। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि ऑल्दो द स्टेट बार काउंसिल
काउंसिल हैव अ ब्रॉड रूल मेकिंग पावर, भले स्टेट बार काउंसिल के पास में एक ब्रॉड रूल मेकिंग पावर है, इट मस्ट एक्सरसाइज इन फर्दर ऑब्जेक्ट एंड पर्पस, भले उनके पास एक ब्रॉड रूल मेकिंग पावर है, लेकिन वो किस चीजों को ध्यान में रखे, वो ध्यान में रखे ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एडवोकेट एक्ट। क्या ध्यान में रखे? ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एडवोकेट एक्ट, कि एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, इस एक्ट का पर्पस क्या है। The State Bar Council cannot use their rule making power under section 15 with respect to the subject matter। देखो, स्टेट बार काउंसिल अपने पावर को एक्सटेंड नहीं कर सकती है जहां पे, ठीक है, अंडर सेक्शन 15, जहां पे क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑन विच बीसीआई हैज बीन ग्रांटेड एक्सक्लूसिव, जहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में एक्सक्लूसिव पावर है, जहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक द रूल अंडर एडवोकेट्स एक्ट। अप्रूवल बाय द बीसीआई टू इनवैलिड रूल मेड बाय द एचबीसी कैन नॉट बी डीम्ड टू वैलिडेट और इनवैलिडेट रूल। ये बोला गया कि अप्रूवल जो है बीसीआई के द्वारा दिया गया है, वो एक इनवैलिड रूल मेड बाय द स्टेट बार काउंसिल कैन नॉट बी हेल्ड इनवैलिड और वैलिड। ठीक है, अगर कोई अप्रूवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया दे रही है तो वो स्टेट बार काउंसिल उसको इनवैलिड या वैलिड नहीं कर सकती, क्योंकि वो किसने दी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया है, इसका अप्रूवल है। ठीक है, अब देखो, द कोर्ट सेड दैट एचबीसी कैन नॉट चार्ज एनरोलमेंट फीस बियॉन्ड द एक्सप्रेस लीगल प्रोविजन। कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी बोला कि किसी भी स्टेट बार काउंसिल के पास इतना हक नहीं है कि वो 24(1)(f) के बियॉन्ड जाके कोई फीस को चार्ज करे। ठीक है, हाँ, हालांकि ये भी चीज आती है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको वेलफेयर के लिए पैसा चाहिए, सारी चीजों के लिए, तो वो एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए आप अलग से, लेकिन आप इसके साथ में अदर मिसलेनियस फीस के साथ में, आप रजिस्ट्रेशन के साथ में आप कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीस को चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, द कोर्ट सेड इट जजमेंट वुड अप्लाई ओनली प्रोस्पेक्टिव। कोर्ट ने साथ में ये भी बोला कि ये जो जजमेंट है ना, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इन द सेंस ये है कि अभी तक जिन्होंने भी एनरोल कर लिया, अभी तक जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब वो अपनी फीस वापस नहीं मांग सकते। दैट्स इट, मतलब अब से जो होगा वहां पे क्या होगा, ये फीस चार्ज हो जाएगी। तो ये क्या बोला गया है कि जजमेंट हैव द प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन वुड बी एंटाइटल्ड एडवोकेट who have paid the excess enrollment fees to return from the SBCs. The SBCs have been leaving the enrollment fees for the considerable duration। ठीक है, ये बोला गया कि decision would have entitled advocate who have paid excess enrollment fees to a refund form of the SBCs. The SBCs have been leaving enrollment fees for the considerable duration and utilizing the collected amount to carry out day-to-day functioning। और क्या बोला ये कि यूटिलाइज करेंगे एडवोकेट अमाउंट को डे टू डे फंक्शनिंग के लिए। Therefore, we declare that the judgment will have prospective effect. SBCs are not required to refund the excess enrollment। इन्होंने ये बोला कि अभी तक जिन्होंने दे दी, हो सकता है कि उन्होंने डेली डे टू डे एक्टिविटीज में उस चीज को यूज कर ली हो, तो अब क्या होगा कि अब से जो भी करेगा उसको क्या बोला है, रिजल्टली द एसबीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू, अब वो रिटर्न नहीं करेगी। स्टेट बार काउंसिल जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया, वो जरूरत नहीं कि वो रिटर्न करे। ठीक है, फीस कलेक्टेड बिफोर द डेट ऑफ जजमेंट द कोर्ट क्लैरिफाई, जो उन्होंने जजमेंट के पहले फीस कलेक्ट करी थी वो रिटर्न करने के हकदार, लेकिन जहां से ये जजमेंट आ गया वहां से क्या चीज लागू होगी, वहां से आपकी नई रूलिंग लागू होगी। तो ये था आपका पूरा जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लियर कर दिया कि आपकी एनरोलमेंट फीस कितनी होगी, कोई एक्सेस चार्ज नहीं किया जाएगा, और क्या क्या रूलिंग जो है, क्या सारी स्टेट बार काउंसिल पे अप्लाई होगा। तो ये जितनी भी स्टेट बार काउंसिल है सब पे ये चीजें अप्लाई होगी, क्योंकि इन्होंने पहले भी डायरेक्शन दिया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, लेकिन इन्होंने एक चीज क्लियर कर दी, अगर आपको लग रहा है कि आपके एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट है तो उसको अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट के पास राइट है, आप अपनी मर्जी से फीस चार्ज नहीं कर सकते। दैट्स इट इन दिस वीडियो, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला। थैंक यू।